मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर नई उम्मीद जगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होने वाले हैं। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीद अपने आप में है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की है। ईरान के साथ जंग में सीज फायर का ऐलान सोशल मीडिया पर ट्रंप ने जानकारी दी है। 14 दिनों के लिए, 2 हफ्तों के लिए हमले रोके हैं। ट्रंप की तरफ से ऑफिशियल बयान सामने आया है। तो क्या अब इस महायुद्ध की दिशा होने वाली है? क्या अब महायुद्ध रुकेगा? यह बड़ा ऐलान, क्योंकि देखिए, इन सब के बीच में एक बात गौर करने वाली यह है कि कल ही ईरान ने कहा था नो टू सीज फायर एंड यस टू परमानेंट पीस। तो उसके बाद एकाएक 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए कैसे मान गया है ईरान? इसको समझेंगे अपने पैनलिस्ट से। लेकिन इस बीच आपको तमाम बड़े अपडेट्स महायुद्ध से जुड़ी बता रहे हैं। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और सीज फायर को लेकर ट्रंप का बयान, हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान सहमत है। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान की भी सहमति है। तुरंत और बिना शर्त हॉर्मुज खोला जाएगा। शहबाज शरीफ आसिम मुनीर से बातचीत हुई है। देखिए, अब पाकिस्तान वाया पाकिस्तान होकर के ये सारी चीजें दिखती हुई नजर आ रही हैं। तो तुरंत और बिना शर्त हॉर्मुज खोला जाएगा। ईरान की तरफ से भी अब्बास अरागची ने स्टेटमेंट दिया है और इसके अलावा ट्रंप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से बातचीत हो गई है। सीज फायर का ऐलान, ट्रंप का बड़ा बयान और इधर ईरान भी सहमत है। तो इजराइल ने भी देखिए हिजबुल्लाह पर हमले फिलहाल रोक दिए हैं। ट्रंप ने अब्बास अरागची का पोस्ट शेयर किया है। और इस बीच हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। इसके अलावा इनके सूद, आप जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे और आज एकाएक सीज फायर हो चुका है 2 हफ्ते का। सबसे पहले ये जो वाया पाकिस्तान होकर के हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं सर? जय हिंद प्रेरणा। देखिए, ये वाया पाकिस्तान हुआ है या इसमें चीन का कोई रोल रहा है या किसका क्या रहा है, इसको हम समझने की बात है। सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस प्रकार के हमले कल ईरान के ऊपर हुए थे और जिस प्रकार का डिवेस्टेशन ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने किया था, कहीं ना कहीं उसका दबाव है। ये देखिए, जो ईरान के जो बयानात इसके पहले आ रहे थे, वो तमाम बयान वो ये कह रहे थे कि हम किसी हालत में सीज फायर नहीं करेंगे, परमानेंट शांति की बात आप करिए और आप हमारी सारी शर्तें मानिए। मुझे लगता है कि ये सीज फायर उनको भी, कल भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था प्रेरणा, कि ऐसी परिस्थिति आ गई है। युद्ध में हमेशा ऐसा होता है कि एक कल्मिनेशन पॉइंट की तरफ आप बढ़ते हैं। उस समय आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना नुकसान हो चुका है कि हम आगे इसको सक्सेसफुली, इस बैटल को या वॉर को आगे ले जा नहीं सकते। तो उस समय आप कोशिश ये करते हैं या आप इस प्रकार का कोई वाया मीडिया ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे कि इसको कुछ समय के लिए रोका जा सके। देखिए, इसको दोनों दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि आपका जिस प्रकार से इतने 40 दिन से आप लगातार युद्ध की परिस्थिति में हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज, थोड़ा थोड़ा होल्ड आउट चाहिए ताकि आप अपने आप को संभाल सकें। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने, जो मैं बार बार कह रहा था कि दोनों को अपनी अपनी शर्तों में टोन डाउन करना पड़ेगा। आज आप देखेंगे जो जो उन्होंने शर्तें रखी थी ईरान ने पहले, उनमें काफी मॉडरेशन आया है, काफी टोन डाउन उसमें देखा गया है। उसी प्रकार से अमेरिका भी कहीं ना कहीं टोन डाउन कर रहा है। लेकिन एक बात और समझने की है, और वो बात यह है कि अमेरिका का कहना है कि उन्होंने शर्तें मानी नहीं है, उन्होंने शर्तों पर विचार करने का निर्णय लिया है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी प्रेरणा, कि ये युद्ध विराम जो है
काफी फ्रेजाइल मुझे लग रहा है। और फ्रेजाइल इसलिए लग रहा है कि अभी से ऑलरेडी ईरान ने आगे बढ़ बढ़ के और अमेरिका को हमने मार दिया, खत्म कर दिया, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि इसका कहीं कोई विपरीत असर पड़ जाए। इसको समय समय देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या शर्तें हैं और किस प्रकार से वो मानते हैं। अगर अमेरिका का ये कहना है कि ईरान ने बिना शर्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए इजाजत दे दी है और मान गया है इस बात के लिए, तो ईरान ऐसा क्यों कह रहा है कि हम इसमें से टोल वसूल बिल्कुल। लेंगे। और और वो कब जो तक सर टोल है 20 लाख डॉलर डिमांड ओमान कर रहा और था हमारे ईरान बीच। हॉर्मुज से शिप्स पास करने के लिए? बकायदा उसने जो है उगाही की बात कह दी थी कि हम 20 लाख डॉलर लेंगे। हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। देखिए वो भी उनका $2 मिलियन का है, जो भी है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये अंतरराष्ट्रीय नियमों का बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। और अगर ये बात मान ली गई और ये पूरी दुनिया इसको सर्टिफाई कर देती है, तो फिर से इसका कोई अंत नहीं है। वो चौक पॉइंट जो दुनिया के किसी भी कोने में, कल हूथी कहेंगे कि हमें बाबल मंदेब का चौक पॉइंट करके इसका हमको दे दो, टैक्स हम वसूलेंगे। और फिर स्टेट ऑफ मलाक्कार में, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में, आप जहां जाइए वो पूरे जहां पर भी चौक पॉइंट्स हैं, हर एक दो देश इसके लिए अपना अपना वो करना शुरू कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका दोनों में से मानेंगे। ये 10 बातें कंसिडरेशन में ली गई हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि उनकी ये बात मान लेगा अमेरिका कि वो यहाँ से अपना पूरा बोरिया बिस्तर गोल करके और वेस्ट से अपनी पूरी पूरी पहचान खत्म करके चला जाएगा? संभव है मेरे हिसाब से। और अगर इस प्रकार, तो अब ये जो बातचीत बढ़ेगी उसमें होगा कि 4 बातें आप ईरान की मानेंगे, 6 बातें अपनी बनवाएंगे। तो उससे आगे जाकर के कोई सोल्यूशन इसका निकल सकता है। बातचीत करने का रास्ता साफ हुआ है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है पूरी दुनिया इस समय का इंतजार कर रही थी और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात प्रेरणा ये है कि जी इजराइल एग्री कर गया है। और खास करके बिल्कुल इजराइल ने जो हिजबुल्लाह पे हमले रोके हैं, इजराइल और बिल्कुल ईरान की अलग बात है, इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। और उन्होंने बिल्कुल। ये कहा था कि जब तक हम हिजबुल्लाह को समाप्त नहीं करेंगे। तो ये ठीक एक है बहुत सर। पॉजिटिव स्टेप मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और ठीक कहा सर मुझे आपने वही कि वजह है। फ्रेजाइल तो जरूर है लेकिन एक पॉजिटिव साइन इससे जरूर मिल रहा है। वापस लौटती हूं एनके सूद सर, आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर है, दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर, ट्रंप का ये बयान, लक्ष्य पूरा होने के बाद सीज फायर हुआ है। ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिला, सीज फायर के दौरान बातचीत होगी। यानी कि जैसा कि हमारे स्पेशल गेस्ट पैनलिस्ट ने भी बताया कि जो बातचीत का रास्ता है वो साफ हुआ है, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर है। क्योंकि अभी तक दोनों ही तरफ से कहीं से भी ना तो शर्तें मानी जा रही थी और ईरान ना ही बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहा था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिकी सेना ने हमला करना रोका है। सूत्रों के हवाले इस वक्त बड़ी खबर, डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं रोका गया है। देखिए यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है, अमेरिकी सेना ने हालांकि हमला रोक दिया है, डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं रोका गया है। 2 हफ्ते का सीज फायर है, बातचीत का रास्ता खुल चुका है। ईरान ने भी हमले रोके हैं और सबसे खास बात कि इजराइल ने भी प्रॉक्सीज पर अटैक करना बंद कर दिया है। और एनके सूद सर, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, यूके देवनाथ सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले एनके सूद सर, सबसे पहले आप इस सीज फायर को कैसे देख रहे हैं? 2 हफ्ते का वक्त है, बातचीत का रास्ता खुला है, क्या आपको लगता है अब आगे हो सकता है इस डिसीजन के बाद? ट्रंप का ऐलान हो चुका है, अब्बास अरागची ने कह दिया है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, इजराइल ने भी कह दिया है कि हम अब अटैक्स नहीं करेंगे। देखिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्ट तो हुआ है ना, लेकिन इसका सोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ। देखिए अमेरिका ने क्यों अटैक किया था ईरान के ऊपर? रिजीम चेंज का। क्या अमेरिका रिजीम चेंज कर पाया? बिल्कुल नहीं। तो अमेरिका का टोटल फेलियर है। अमेरिका फेस सेविंग करके यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा प्रेशर था वर्ल्ड के ऊपर। और ट्रंप को शायद समझ में आ गया होगा कि मेरा जो बड़बोलापन था, मैं कनाडा को 51st स्टेट बना लूंगा, सुएज कनाल, आपके पनामा कनाल पे कंट्रोल कर लूंगा, ग्रीनलैंड को ले लूंगा। और जिस तरीके से ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को अपने खिलाफ कर लिया, उसकी वजह से आज ये दिक्कत हुई है। अगर पूरा वर्ल्ड ट्रंप के साथ होता, नाटो ट्रंप के साथ होता, तो आज ये दिक्कत ही ना आती, ये प्रॉब्लम ही ना आती। लेकिन दूसरी बात है, ईरान के अंदर रिजीम चेंज तो हुई नहीं और ये जो खतरा है पूरे गल्फ को बना रहेगा। तीसरी बात और है कि अब आपने कनाल को ये तो खोल दिया रास्ता, हॉर्मुज का रास्ता तो खोल दिया, क्या यहां से ऑयल पास कर पाएगा?
क्योंकि जो कुएं थे इनके, जो गैस के कुएं थे, वो तो बंद कर दिए गए, उनको खोलने में काफी टाइम लग जाएगा, और ये वर्ड की जो दिक्कत है वो तो बनी रहेगी। तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि जो इस टाइम पे गल्फ की हालत है, गल्फ की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। उनका तेल नहीं बिक रहा, उनकी गैस नहीं बिक रही, और दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो फिर भी डर बना रहेगा कि कब दोबारा ईरान इन पे अटैक कर दे। और एक और बात यह है कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे देख रहा है कि गल्फ से निकल के कहां जाए, कहां से ऑयल ले, कहां से गैस ले। तो ये जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई है, प्रॉब्लम जिस तरीके से अटैक किया गया ईरान के ऊपर, इसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और पूरा जो गल्फ है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा है। और ट्रंप ने कहा वार का खर्चा तो इनसे लूंगा। भाई वार आपको गल्फ से तो कहा नहीं लड़ने के लिए, आप अपनी मर्जी से लड़ने गए, अब उनसे खर्चा भी लेंगे और उनको नुकसान भी पहुंचाएंगे। और एक और बात यह है कि उन कंट्रीज पे अटैक हुआ है जहां पे यूएस की बेसिस थी, तो क्या यूएस की बेसिस को ये लोग वहां से शिफ्ट करेंगे? क्योंकि इस टाइम पे जितनी भी गल्फ कंट्रीज है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, और इंडिया को भी हो सकता है इस टाइम पे। क्योंकि जब आप देखिए, इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंदर गए थे वार से पहले, और वहां पे कई बातें हुई थी। वहां पे ये भी हुआ था कि जो यहाँ पे ऐसी रिजीम है जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है, उनको किसी ना किसी तरीके से रिमूव किया जाए। और एक ईरान का प्लान चल रहा था, ग्रेटर ईरान का, ईरान उस पर भी काम, इजराइल उस पर भी काम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहता है, अपनी डिफेंसेस को बीफ अप करना चाहता है। फिर जैसे यूएई के साथ हमारा भी एग्रीमेंट हुआ, उसके हिसाब से जो इजराइल की जो प्रोडक्शन लाइन्स हैं वो इंडिया पे खोलने की बात है कि जो भी इनके आर्म्स एमुनिशन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, पैसा यूएई का होगा, और टेक्नोलॉजी ईरान की होगी, इजराइल की होगी, और लेबर हमारी होगी। तो मुझे लगता है कि गल्फ के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगी, और चेंजेस आकर के अपनी डिफेंसेस को देखेंगे किस तरीके से हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। और साथ में एक और बात है कि ये अपना जो तेल पे डिपेंडेंस है, इससे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको शिफ्ट किया जाए। जैसे 2030 का विजन था सऊदी का, और दूसरी तरफ से यूएई भी कोशिश कर रहा है कि मैं तेल को छोड़ करके दूसरे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हूँ। तो इसके अंदर इंडिया के लिए लगता है कि फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक इंडिया को सपोर्ट मिलेगी, इंडिया के बिजनेसेस डेवलप होंगे, और इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा फ्यूचर के अंदर गल्फ कंट्रीज के अंदर। ठीक है सर, आपने यानी कि एक तरफ पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो आर्थिक मंदी का खतरा है वो भी पूरी तरीके से उसको रेडिकेट नहीं कर सकते हैं। यूके देवनाथ सर, आपके पास आऊंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गल्फ कंट्रीज से ही जुड़ी सीजफायर के बावजूद खाड़ी के कई देशों में अलर्ट है। सऊदी अरब की बात करें, बहरीन की बात करें या फिर कुवैत की, सब जगह पर अभी भी सायरन बज रहे हैं। तो सीजफायर तो हो गया है, 2 हफ्ते का वक्त तो ले लिया गया है, बातचीत के आसार भी हैं, लेकिन इस बीच अभी भी अलर्ट पर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी हैं। इसके अलावा सीजफायर पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। सीजफायर को लेकर इजराइल भी सहमत है। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ है, और इन सब के बीच में सीजफायर पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का बयान कि सीजफायर को लेकर के इजराइल भी सहमत है। और यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आप इस सीजफायर को कैसे देखते हैं? इसके अलावा ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि इजराइल भी मान गया है, तीनों तरफ से सहमति है, लेकिन क्या इसका कंक्लूजन ये होगा कि ये वॉर एंड हो जाएगा? जिस परमानेंट पीस की डिमांड ईरान कर रहा था, क्या वो उसे मिल पाएगा सर इसके बाद? देखिए, 15 दिन की जो सीज फायर की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ा प्रावधान जो रखा गया है कि 15 दिन के लिए अमेरिका और इजराइल बमबारी नहीं करेंगे। ईरान ने भी सुटेबल रेस्पॉन्स दिया है कि वो भी गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलने की तरफ पॉजिटिव कुछ कदम लेगा। टेक्निकल वजह से ईरान ने कहा है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज को खोलने में थोड़ा समय लगेगा, आस्ते आस्ते खोला जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बात यह है कि क्या ईरान जो लंबी मांगे कर रहा है कि अमेरिका इसके लिए युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हर्जाना दे, अमेरिका जो है गल्फ कंट्रीज से अपने बेसिस को हटा ले, ऐसी बड़ी बड़ी मांगों पर बाद में भविष्य में बातचीत होगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात है। क्या ये सीज फायर टिकेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो इजराइल के ऊपर है। ईरान तो अपनी बची खुची जो रेजिडुअल पावर है उस पर लड़ रहा है। दुनिया को मालूम है कि ईरान हर रोज 100 कभी 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर रहा था, और ईरान बना कितने रहा था हर रोज। जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि ईरान हर रोज 4 से 8 मिसाइलें बना रहा था। तो ईरान की मिसाइल सप्लाई जो है वो खत्म होने वाली थी बहुत जल्दी, अगले 7 दिन 10 दिन में।
तो ऐसे में ईरान तो चाहेगा ही कि सीजफायर की तरफ बातचीत अग्रसर हो, लेकिन इसमें देखिए ये इजराइल हमेशा जब सीजफायर करता है, हिजबुल्लाह के साथ भी सीजफायर करता है, या अभी उसने ईरान के साथ जो थोड़ी बहुत अमेरिका के दबाव में आके सीजफायर करने की घोषणा की है, इजराइल क्या करता है, कहता है कि दुश्मन हॉस्टाइल एक्ट करेगा तो फिर इजराइल हमला कर देगा। तो वो जो हमने हिजबुल्लाह के साथ देखा है कि हिजबुल्लाह अगर अपने लॉन्चर्स को मूव करता है तो फायर नहीं कर रहा है हिजबुल्लाह, लेकिन क्योंकि उनके लॉन्चर को उन्होंने मूव किया तो इजराइल हमला कर देता है। तो इसी तरह से हो सकता है कि इजराइल कोई ना कोई बहाना ढूंढकर ईरान के ऊपर भी हमला कर दे, यह बोलकर कि ईरान जो है वो अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो एक ईमानदारी की दरकार है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से। जी ठीक है सर, वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान की सुप्रीम काउंसिल का बयान सामने आया है। हॉर्मुज से आवाजाही की इजाजत है। सुप्रीम काउंसिल का ये क्लियर स्टेटमेंट है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सीजफायर के दौरान अमेरिका से बात होगी तो इस सीजफायर को अंत ना समझा जाए, ये क्लियर कर दिया गया है बकायदा। ईरान की सुप्रीम काउंसिल का ये बयान है कि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को हमने खोला है, हॉर्मुज से आवाजाही की इजाजत हमने दे दी है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सीजफायर के दौरान अमेरिका से बातचीत होगी। इसको समझते हैं अनुज माथुर सर से। अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक और ब्रेकिंग बता देते हैं अपने दर्शकों को। ईरान की सुप्रीम काउंसिल का बयान कि सीजफायर मंजूर है, अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में बात होगी, शुक्रवार से बात शुरू होगी, ये कहा है सुप्रीम काउंसिल ने। ईरान की सुप्रीम काउंसिल की तरफ से ताबड़तोड़ अब जो है स्टेटमेंट्स रिलीज किए जा रहे हैं, क्लियर कर दिया जा रहा है पूरे सिनेरियो को, ताकि कोई भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ना हो। क्लियर कर दिया गया है कि सीजफायर मंजूर है, अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। अनुज माथुर सर, मैं चाहूंगी कि आप मुझे इसे समझाइए कि जब ईरान की तरफ से ये सुप्रीम काउंसिल का स्टेटमेंट है कि स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज तो हमने खोल दिया है, इजाजत दे दी है, लेकिन इसे युद्ध विराम न समझा जाए, महज बातचीत इस दौरान होनी है, क्लियर कर दिया गया है कि अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में बात होगी। कैसे आप इन स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं सर? देखिए प्रेरणा, जो स्टेटमेंट दोनों तरफ से, इनफैक्ट तीनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो बहुत नपे तुले और बहुत संतुलित स्टेटमेंट्स वो देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ऐसा ऐसा मुझे लगता है ऐसा स्टेटमेंट देने का प्रयास नहीं कर रहा जिससे कि ऐसा लगे कि वो किसी दबाव में आकर के उन्होंने ये सीज फायर को एक्सेप्ट किया है। देखिए, जिस जबरदस्त तरीके का टोन डाउन ईरान के सोच विचार में आया है, वो समझने की आवश्यकता है। वो ईरान जो कल तक ये कह रहा था कि हमारे तो कोई बातचीत चल ही नहीं रही है, डायरेक्ट भी नहीं चल रही है, इनडायरेक्ट भी नहीं चल रही है, हम किसी भी शर्त पे इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है। इन तमाम चीजों के बावजूद एक ऐसा माहौल बना और सीज फायर हुआ, और सीज फायर होने के बाद तुरंत बाद ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसका मतलब यह है कि ईरान को इस सीज फायर से कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा सुकून और बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है, और वो रिलीफ इस बात को दिखाता है कि किस भयंकर तरीके का डेवास्टेशन ईरान में हुआ है। अब दो बातें मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीज फायर का होल्ड आउट होना बहुत जरूरी है। 15 दिन की हम बात कर रहे हैं, ईरान में ऑलरेडी जश्न मनने शुरू हो गए कि हमने अमेरिका को खत्म कर दिया, इजराइल को खत्म कर दिया। तो ये इस तरीके के जो सेंटिमेंट्स निकल करके बाहर आते हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के और इजराइल के अहंकार को भी टच कर रहे होंगे। तो ये संभावना बनती है कि इस प्रकार की अगर कोई चीजें आप पूरे माहौल में देखेंगी तो जिसके सीज फायर की होल्ड आउट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को, तो कल मैंने, आपको अगर याद हो तो मैंने आप ही के चैनल पे स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका की जो साख है, अमेरिका की जो सुपर पावर की जो इमेज है, वो फारस की खाड़ी में डूब चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट लगा है। अब उसको भी देखना पड़ेगा कि उससे वो कैसे रिकवर करते हैं, किन किन बातों पर वो एग्री करते हैं। अगर ये 10 की 10 बातें एग्री करनी है, तब तो अमेरिका की बिल्कुल बुरी से बहुत ही बुरी हार होगी, क्योंकि जिन चीजों को लेकर के उन्होंने लड़ाई शुरू करी थी, वो तमाम चीजें ईरान कह रहा है कि भाई आप इनको माने, न्यूक्लियर हम करते रहेंगे, अपना यूरेनियम किसी को देंगे नहीं, प्रॉक्सीज को हम मदद करते रहेंगे, हम तो कुछ भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम कब्जा करके रखेंगे, उसके हम टोल वसूलेंगे,
तो ईरान ने तो कोई भी बात नहीं मानी। तो ये मेरा मानना है कि जो अभी सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर के बाद जो बातचीत चलेगी उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक और प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप अगर बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुनेंगे तो क्या इजराइल उसमें भाग लेगा? क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसको पाकिस्तान ने आज तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसको मानते नहीं है एक देश। तो क्या वो हिस्सेदार होंगे? या फिर अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या अमेरिका को पूरा इसका अधिकार है कि जो जो भी वो अमेरिका निर्णय लेगा वो इजराइल को मान्य होगा? तो इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बातचीत शुरू हो रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। और वही जो कह रहा था मैं कि जो टोन डाउन दोनों तरफ से होगा, 10 बातें जी, इन्होंने रखी हैं, उसमें से कुछ कुछ बातें बिल्कुल। मानी जाएंगी, कुछ कुछ को मॉडिफाई किया जाएगा, कुछ नहीं मानी जी। जाएंगी। तो ये अच्छी शुरुआत हुई है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा एक संदेश है। ठीक है सर, वापस लौटती हूं। बड़ी खबर सीज फायर को लेकर पाकिस्तान का बयान सामने आया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी युद्ध विराम हुआ है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान रिलीज कर रहा है। लेबनान में भी सीज फायर लागू हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम स्टेटमेंट्स रिलीज किए गए हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी युद्ध विराम है। और इजराइल की तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया है और लेबनान में भी सीज फायर लागू हुआ है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये नपे तुले बयान जो है हर ओर से सुनने को फिलहाल मिल रहे हैं। और सीज फायर के ऐलान के बाद एक और अहम खबर, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। अमेरिका में कच्चे तेल के दाम में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट ऑयल की कीमत 6% कम हुई है इस बीच। ये बड़ी खबर, अमेरिका में कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 6% की कमी और कच्चे तेल के दामों में 18% की गिरावट हुई है। इसको समझते हैं। एनके सूद सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं इसको आप के जरिए समझना चाहूंगी कि जैसा कि आपने भी कहा था कि आर्थिक मंदी का खतरा तो है ही, क्योंकि देखिए चाहे रास लफान हो, नातांज हो, पेट्रोकेमिकल हब्स हो, सब पर अटैक किए गए हैं जिनको कि रीबिल्ड करने में सालों साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में इस सीज फायर इन 15 दिनों में क्या रिकवरी हो पाएगी सर? इसके अलावा देखिए अभी ही इसके ऐलान के बाद ही इसका इंपैक्ट दिख रहा है कि दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है अमेरिका में। देखिए, दाम तो नीचे आएंगे, लेकिन एक और बात है, ईरान ये भी इंसिस्ट करेगा कि जो मेरे ऊपर सैंक्शन लगे उसको भी हटा दो ताकि ईरान अपना ऑयल बेच सके। दूसरी बात यह है कि जब तक रशिया यूक्रेन वार चलेगा, अगर आज रशिया यूक्रेन वार नहीं होता तो ये इजराइल और ईरान का वार नहीं होता। ये जो यहाँ पे जो पीस का एग्रीमेंट किया गया, इसके अंदर चाइना का बड़ा बैकग्राउंड में रोल है, रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रशिया भी चाहता है रशिया यूक्रेन वार खत्म हो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे वार खत्म होने की बात हुई है, अभी तो टेम्परेरी फेज है, लेकिन बहुत फ्रेजाइल होगा यहाँ पे जो सीज फायर की गई है। इसके बाद एफर्ट की जाएगी किसी तरीके से रशिया यूक्रेन वार खत्म हो। अगर रशिया यूक्रेन वार नहीं होता तो रशिया ईरान को इस ओपनली सपोर्ट नहीं करता। और आज जो यहाँ पे आप बात करते हैं पाकिस्तान का इसलिए मीडिएशन का रोल भी है कि चाइना इसमें इंटरेस्टेड था। $5 बिलियन के आर्म्स एमुनिशन भेजे गए थे ईरान को पाकिस्तान के रास्ते, जो वहां पे मिसाइल का काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ट्रंप ने जिस तरीके से यहाँ पे आर्गू करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया, वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, वो चाइना को भी डायरेक्टली अटैक कर रहा था क्योंकि चाइना वेनेजुएला से सबसे ज्यादा ऑयल लेता था। फिर उन्होंने ईरान पे अटैक कर दिया ताकि ईरान से, क्योंकि ईरान से चाइना ऑयल लेता था। तो जो ट्रंप का एक एटीट्यूड था वो था टारगेट करना इनडायरेक्टली चाइना को। तो चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और चाइना भी यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किस तरीके से यहाँ पे सीज फायर मेंटेन रहे और किस तरीके से उसको ऑयल की सप्लाई मिलती रहे। हमने तो अपना रास्ता खोल दिया, वेनेजुएला से भी ऑयल लेना शुरू कर दिया, बाकी जगह से भी लेना शुरू कर दिया, लेकिन वर्ल्ड में जिस तरीके से इस हॉर्मुज को रोक करके प्रॉब्लम हुई थी, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा, फ्यूचर के अंदर भी सफर करेगा, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है उनका भरोसा नहीं होगा कि ईरान दोबारा से कोई अटैक कर दे, हुथी से अटैक कर दे उनके इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन अनसर्टन सिचुएशन है बनी रहेगी और इसको सॉल्व करने के लिए इनको रशिया यूक्रेन वार को खत्म करना पड़ेगा। और जो ट्रंप का बड़बोलापन है, अगर आज ये वार हुआ है, यहाँ पे दिक्कत हुई है, उसका मेन पर्पज है ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप का जो एटीट्यूड था जिसकी वजह से उसने कभी ट्रंप की मैं यहाँ पे सैंक्शन लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। ट्रंप का जो टोटल ड्रम है टूट चुका है और इसका क्या असर पड़ेगा इंटरनली वो तो देखा जाएगा। ट्रंप को लगता है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा जो प्रेसिडेंट है एक बड़ी पावर का जो अपने देश को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस वार का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा यूएस को। यूएस की 700 से ज्यादा एयर बेसिस है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर और ज्यादा से ज्यादा बेसिस है उनकी गल्फ कंट्रीज के अंदर। गल्फ कंट्रीज ने यूएस को बेसिस दी थी कि यूएस हमको प्रोटेक्शन देगा, वो तो यूएस दे नहीं पाया।
तो बिल्कुल। गल्फ कंट्रीज अब सोचेंगे किस तरीके से बाहर निकले यूएस के इन्फ्लुएंस से या यूएस के कंट्रोल से, तो किसके साथ जाए? क्योंकि जो आपके बाद आप बात कीजिए, हिजबुल्लाह की बात कीजिए, हमास की बात कीजिए, साथ में हुतीस की बात कीजिए, इससे जो सबसे ज्यादा इंटरनली डर था वो गल्फ कंट्रीज को था कि ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। ओपन तो कोई बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पे वार तो रुक गया, लेकिन वार खत्म नहीं हुआ, और ये वार जी। को खत्म करने के लिए इनको रशिया यूक्रेन वार को रोकना पड़ेगा, क्योंकि नाटो कंट्रीज ठीक है सर। जो यूएस के साथ थी वो भी इस टाइम पे जी। बहुत परेशान है।